हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मार्च के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो आज कवर करेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्जामिनेशन में आपको कई सारे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जनरल जानकारी के लिए भी अच्छा रहता है। कोई भी करंट अफेयर्स जो है, कोई भी नॉलेज आपको वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो काम ही आ जाएगी। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारा लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए। आपको सारी जानकारी इन डिटेल में मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है एक इन इकोनॉमिक कैटेगरी, वो डिस्कस करते हैं। 17 मार्च की अगर बात करें तो यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऋषि सोनक, ओके, इन्होंने कोविड-19 का रेस्क्यू पैकेज अनवील किया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से कोरोना वायरस से पीड़ित थे उस वक्त। ओके, कई सारे कंट्रीज़ अपने अपने रेस्क्यू पैकेजेस निकाल रहे थे। तो जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने भी फिस्कल स्टिमुलस पैकेज निकाला गया था। हर वीडियो में मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो इस बार यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनवील किया। और वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन्होंने कोरोना वायरस का जो रिस्पॉन्स फंड बनाया गया था, उसका जो फंड अमाउंट था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था $14 बिलियन। ओके, $14 बिलियन इंक्रीज़ कर दिया गया था। और ये एड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने देश में इस पैंडमिक से लड़ सकें, एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ। ओके, तो 21 मार्च की बात करें तो मालदीव्स ने $2 लाख सार्क कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड क्रिएट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जब इनिशियल टॉक्स हुए थे तो पहली बात जो हमारे मोदी जी ने जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, राइट। और उन्होंने एक इमरजेंसी फ़ंड को भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो कई सारे कंट्रीज़, हमारे इंडिया ने खुद $10 मिलियन वहाँ पे डोनेट किया है, इन्वेस्ट किया है। और इसके साथ मालदीव्स ने भी आगे बढ़कर $2 लाख प्लेड्ज किया है, देने का वादा किया है। तो नेक्स्ट 22 मार्च की बात करें तो यूएस के जो सेनेट है, वहाँ की जो जैसा हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा रहती है, उसी तरह वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट कहते हैं, उन्होंने एक बिल को पास किया है दोस्तों, जो कि इनका पैकेज रहेगा 2.2 ट्रिलियन। ओके, कैन यू इमेजिन, $2.2 ट्रिलियन का कोरोना वायरस रेस्क्यू पैकेज इन्होंने रिलीज़ किया है। क्योंकि आप सभी लोग देखते होंगे न्यूज़ में कि किस तरह से डे बाय डे थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। और कई लोगों की तो नंबर ऑफ डेथ्स भी बहुत इंक्रीज़ हो गया था। तो ये सारे चीज़ों को टैकल करने के लिए वहाँ की जो यूएस सेनेट है, उन्होंने $2.2 ट्रिलियन का पैकेज रिलीज़ किया है। और G20 जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी $5 ट्रिलियन फंडिंग करने की वादा किया है टू टैकल दिस कोविड-19। सो दिस टुडेज इकोनॉमिक ऑल 4 न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द रेस्क्यू पैकेजेस। आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आप कहीं आंसर राइटिंग में मेंशन करना चाहते हैं या कोई G20 या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कुछ बताना चाहते हैं, जैसे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कैसे हैं, राइट, और G20 कंट्रीज़ के रिलेशंस किस तरह, तो जब आप एक पॉइंट यहाँ से उठाकर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए पॉलिटिकल कैटेगरी की बात करते हैं। तो 3 मार्च को ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, इसको क्लोज कर दिया गया था दोस्तों आफ्टर 85 ईयर्स। सो एक्चुअली इट्स ए नथिंग बट इट्स एसोसिएशन ऑफ द जर्नलिस्ट। यहाँ पे लगभग आपको 80 जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, जो कि डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज में थे ऑस्ट्रेलिया को। फाइनली 85 ईयर्स के बाद इसको क्लोज कर दिया गया था। एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से जो टेंशन्स चले आ रहे थे महिंदा राजपक्षा जी के गवर्नमेंट को लेकर, राइट। और जो उनका नाम है सुनील विक्रमसिंघे, आई थिंक रनिल समथिंग नाम, विक्रमसिंघे जो उनका नाम था, उनकी गवर्नमेंट को लेकर टसल चल रही थी आपस में जो प्रेसिडेंट थे। और तो इसीलिए पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था। नेक्स्ट, इंडोनेशिया का जो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वो भी एरप्ट हुआ, उसका नाम है माउंट मेरापी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन दोस्तों, माउंट मेरापी इज इंडोनेशियाज मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ओके, एक्टिव वॉल्केनो जो माउंटेन है वहाँ से एरप्ट हुआ था। नेक्स्ट 5 मार्च की बात करें तो लुफ्तांसा,
लुफ्तांसा जो है 150 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया है ओवर कोविड-19। आपने इसके प्लेन्स देखा होगा, बड़ी ह्यूज प्लेन्स रहते हैं। जब हम एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहे थे तो हमने देखा था लुफ्तांसा के प्लेन, आई थिंक दे विल कम नाइट टाइम्स ज़्यादा आते हैं लोग, राइट 3 o'clock 2 o'clock जब हमारी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। इतने बड़े प्लेन्स होते थे, जब लैंड किया करते थे तो सारे कान फट जाते थे हमारे, इतना साउंड हुआ करता था कि ईयर्स को हम ना कॉटन से ढक लेते थे। तो इन्होंने 150 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड कर दिए हैं बिकॉज कोविड-19 की वजह से सारा इंटरनेशनल ट्रैवल तो बंद हो चुका था। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 7 मार्च की बात करें तो ट्रंप ने अपने रिपब्लिक पार्टी के मेंबर जो है मार्क मीडोज, इनको एक चीफ ऑफ स्टाफ बनाते हैं, अपने न्यू चीफ ऑफ स्टाफ। ओके, और 8 मार्च की बात की जाए, सो ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडेमिक ट्रंप को कहा गया था कि आप रैलीज़ को बंद कर दें, क्योंकि इलेक्शन का भी ज़माना था, इलेक्शन भी चलते आ रहे थे, नवंबर में इलेक्शंस होने वाले थे वहाँ पे। तो ट्रंप ने रिफ्यूज़ कर दिया रैलीज़ को हॉल्ट करने के लिए, राइट। और इसके वजह से भी कई सारे केसेस बढ़ चुके हैं, इस तरह से कई एक्सपर्ट्स का कहना है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू दिस पॉलिटिक्स। बट एनी हाउ, सेनेटर जो थे, यूएस सेनेटर कमला हारिस, इन्होंने जो बाइडन के साथ हाथ मिलाया है, एंड नाउ द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज़ कमला हारिस। ओके, अभी जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस जी को बनाया गया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जो अफगान मिशन है, उसमें वुमेंस को भी इंक्लूड करने की बात की गई है पीस टॉक्स में, ताकि उनके भी ओपिनियंस लिए जाएं, क्योंकि ज़्यादा जो कम्युनिटी अफेक्ट होता है किसी सिविल वॉर में वो वुमेंस होते हैं दोस्तों। उनके साथ फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, राइट। तो इन पीस टॉक्स में वुमेंस की भी राय लेने की बात की गई है, यूएन और अफगान का जब पीस टॉक्स हुआ था। 9 मार्च की बात करें तो पिछले महीने में मैंने आपको पढ़ाया था कि अशरफ गनी साहब फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए थे अफगानिस्तान में। नाउ ऑन 9 मार्च ही हैज़ टेकन द ओथ ऑल्सो। ओके, एंड सूडान के जो पीएम अब्दुल्ला हमदोक थे, उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, ये अभी बच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादातर साउथ सूडान या सूडान एरिया में ज़्यादा सिविल वॉर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 10 मार्च की बात करें तो इजराइल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू की रिक्वेस्ट जो थी, जो उनका ट्रायल चल रहा था उसको डिले करने की बात की थी इन्होंने, उस ट्रायल को रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों डिले करने के लिए। देखिए, एक्चुअली जब इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हैं। एक तो करप्शन चार्जेस लगाया गया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चार्जेस लगाया गया है, क्योंकि कंपनी थी, उनके बिजनेसमैन के साथ कई सारे डील्स ये लोग किए थे और उसमें करप्शन चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे। बट ड्यू टू दिस ऑन गोइंग पैंडमिक, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने पावर को इलिजिटिमेट यूज़ करना शुरू कर दिया गया था, तो इसके ऊपर भी ये भी एक और चार्ज लगा दिया गया इनके ऊपर। तो ड्यू टू दिस ऑन गोइंग पैंडमिक थोड़ा डिले हो गया था इनका जजमेंट, बट नाउ ही अगेन रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू डिले इस ट्रायल, बट दिस टाइम द इजराइल कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड डायरेक्टली। नेक्स्ट 11 मार्च की बात करें तो रशियन पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट पास हुआ है, जो कि हमारे जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो पावर में बरकरार रहेंगे इसी तरह। एंड अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है 1500 तालिबान प्रिजनर रिलीज़ करने का वादा किया है, एंड रिलीज़ भी कर चुके हैं लोग, बिकॉज कि जिस तरह अफ़गान पीस डील साइन हुई थी, तो उसके तहत यूएस ने वादा करा था तालिबान से कि जितने भी अपने ट्रूप से वो पीछे ले लेगा, राइट। और उसके बाद प्रिजनर्स भी एक्सचेंज किए जाएंगे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो उसके एग्रीमेंट के तहत इन्होंने 1500 प्रिजनर्स को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट 14 मार्च की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं इन यूएस, और उसके बाद इटाली, स्पेन और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा थोड़े दिनों के लिए इटाली किस तरह से टॉप पे आ गया था टेबल पे, नंबर ऑफ़ डेथ्स में अगर देखेंगे या फिर नंबर ऑफ़ केसेस जो डेली बढ़ते जा रहे थे, इटाली वाज अ टॉप। उसके बाद स्पेन आ चुका था, तो इसके चलते हुए कई सारे इश्यूज़ भी वो लोग फेस करने पड़े। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेतन्याहू जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी मास्क है, फार्मास्यूटिकल्स है, राइट, जितने भी मेडिसिन्स है और HCQs जो हाइड्रोक्लोरोक्वाइन हम बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट करने की बात की है इन लोगों को, ताकि वहाँ की जो पब्लिक है इसको यूज़ कर पाएँ, वहाँ पे शॉर्टेज चल रहा था। नेक्स्ट न्यू इराक़ी PM बनाया गया था दोस्तों अदनान अल जुर्फ़ी को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। इस तरह के जब भी मैं अपॉइंटमेंट्स बोलूँगा ना, तो आप एक छोटी नोट्स बना लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना पड़े तो फिर सारा वीडियो देखे नहीं सर का, जस्ट आप एक छोटा सा डायरी मेंटेन करेंगे तो विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो न्यू इराक़ी PM अभी कौन है प्रेजेंट? अदनान अल जुर्फ़ी। ओके,
एंड 24 मार्च में अगर देखें तो चाइना ने लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया था, और उसी दिन जहाँ पे चाइना लॉकडाउन लिफ्ट किया था हुबई प्रोविंस में, उसी दिन हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, राइट। सो देयर विल बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंट्रीज, हमेशा उल्टा चलते हैं। तो जनरल की बात करें तो डब्ल्यू ने कोविड-19 को एज ए पैंडमिक डिक्लेयर किया था 11 मार्च को। अगर 31 जनवरी की बात करें तो इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था, बट इन्होंने जब पैंडमिक अनाउंस किया था बहुत देरी हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि सारे कंट्रीज़ में लगभग सारे कंट्रीज इसके चपेट में आ चुके थे। तो आज भी जो है यूएस एक एंग्री स्टेटमेंट देता है डब्ल्यूएचओ के खिलाफ। जब डोनाल्ड ट्रंप थे हमारे, उन्होंने कई सारे एंग्री स्टेटमेंट्स को पास किए हैं कि आपकी जो लापरवाही की वजह से हम लोगों को कितना इशू फेस करना पड़ रहा है, आपने उस चाइना के फॉल्स स्टेटमेंट्स पर बिलीव किया, राइट, और देरी कर दी पैंडमिक घोषित करने के लिए। दैट्स पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट। और उन्होंने फंडिंग भी विड्रॉ कर ली थी डब्ल्यूएचओ को, बट नाउ हमारे जो नए प्रेसिडेंट है जो बाइडन, दोबारा से ज्वाइन करने की बात की है पेरिस क्लाइमेट डील में, डब्ल्यूएचओ में, राइट, जो कई सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन में दोबारा से ज्वाइन होने की बात चल रही है अभी। नेक्स्ट 22 मार्च की बात करें तो एक अर्थक्वेक की न्यूज़ तो पक्का रहती है दोस्तों। जनरल की अगर बात करेंगे तो तिब्बत और क्रोएशिया में अच्छा खासा अर्थक्वेक हिट हुआ था। कई सारे कैजुअल्टीज़ वहाँ पे देखे गए थे, कई सारे लोग भी मारे गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइक्रो मिनी फैक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। जो यूएस तालिबान डील, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1500 प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा फैक्ट बताता हूँ। ओके, दिस टॉक्स आर कम आफ्टर एन एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड तालिबान, जिसपे यूएस ने वादा किया था कि अपने ट्रूप्स को हम विड्रॉल कर लेंगे और जितने भी प्रिजनर्स हैं उसको स्वैप किया जाएगा, मतलब एक्सचेंज करेंगे। जो तालिबान के पास जितने प्रिजनर्स हैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट के, राइट, उसको दिया जाएगा और हमारे पास जितने प्रिजनर्स हैं उसको एक्सचेंज किया जाएगा। और उन्होंने वादा भी किया है तालिबान के लोगों ने कि हम अभी अल-कायदा से जो एक मिलिटेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है उनसे नाता तोड़ देंगे, वी कट द टाइज विद देम, ताकि एक पीस अकॉर्ड। और ये जो डेडलीस्ट वार चलती आ रही है 9/11 से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, जब उसामा बिन लादेन उन्होंने ट्विन टावर्स को जब उड़ा दिया था, तो तब से लेकर आज तक इस वार्स को चलती आ रही थी। कई सारे यूएस के लोग मारे गए, कई सारे तालिबान के लोग मारे गए, राइट। और लोकल जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान वो भी परेशान थी, राइट। वहाँ पे भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कोई विकास ही नहीं हो रहा था। इट्स क्रिएटेड ए सिचुएशन लाइक सिविल वार ऑलवेज। तो सारी चीज़ों के लिए ख़त्म करने के लिए इस डील को साइन किया गया था। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।